तो वो क्या एक आपकी एडवाइस होगी, एक मंत्रा होगा जो बच्चे ये जान जाएं कि नहीं यार ये तरीका अगर मैं अपनाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा? मैं खुद के लिए वो करता था, जैसे डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट एंड प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। हाँ, नाइस। हम एग्जाम दे देते हैं तो उसके लिए एक हमेशा वो रहता है, एंग्जाइटी रहता है कि कब उसका रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, और वो 2-3 दिन मतलब पूरा वेस्ट हो जाता है एग्जाम के बाद, फिर रिजल्ट से पहले। मेरा ये था कि ये एग्जाम दे दिया, इसको भूल जाओ, जो आएगा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास दूसरा नेक्स्ट एग्जाम है, उसके लिए अब प्रिपेयर करना है। राइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमेशा हमने देखा है कि जब एक स्ट्रगल का दौर होता है एक स्टूडेंट का, तो स्ट्रगल के दौर में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और फाइनली जब हम क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्स को या सफल हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि जितने लोगों ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया होता वो सब भी कैसे हमारे पास आ जाते हैं। स्ट्रगल का दौर हर किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। कई लोगों को ये लगता है कि नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं हो सकता है, अब नहीं कर पाऊंगा मैं, और कई लोग उन परिस्थितियों को देखते समझने के बाद भी उन्हें पता होता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनली वो कर जाते हैं, दुनिया को प्रूफ कर देते हैं कि यस मेरे अंदर वो पोटेंशियल थी, मैं कर पाया, और वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। आज हमारे साथ सुदीप्ता भौमिक हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जिनको शायद मैं जीरो से जानता हूं, जो आज जिस पोजीशन पे हैं वो अपने आप में बहुत गौरवान्वित बात है, चाहे इनके पेरेंट्स के लिए हो या मेरे लिए हो। सुदीप्ता कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल एकदम फाइन। सुदीप्ता कुछ जर्नी के बारे में बताओ यार अपने, कि कहाँ से हो प्रॉपर, और कैसा बैकग्राउंड रहा है, बचपना कैसा रहा है, और कौन सा एग्जाम क्रैक किए यार? सर मैं बेंगलुरु में रहता था, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। पापा वहाँ पे ट्रांसफर थे, तो 5+ मैंने वहाँ तक की आर्मी स्कूल में। फिर यहाँ पे आया कोलकाता में आफ्टर 5+, 6 क्लास से, तो मैट्रिकुलेशन यहीं से किया। फिर कॉलेज आशुतोष कॉलेज से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। फिर BHU एंट्रेंस निकाला, फिर वहाँ से MSc किया मैथमेटिक्स में। फिर फाइनली फिर सोचा कि नेट गेट के लिए पढ़े, और हम लोग का ऐसे ग्रुप था 14 जन का, हम लोग नेट गेट के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे थे। तो अभी 13 आउट ऑफ 14 सब PhD कर रहे हैं, अकेला मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे लगा कि एज ए एज मैं एलिजिबल हूँ, तो मुझे एक तो सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी है, जो इसलिए लोग आते हैं, सिक्योरिटी जो बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, और फिर देखा SSC का उस टाइम डिले हो रहा था, रिजल्ट 2-3 साल लग रहा था, 2019 का जो था। तो फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग ऐसा है कि इसका एग्ज़ाम आते रहता है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि एक फेल कर जाओ तो फिर 1 साल बैठो, एक फेल कर जाओ कोई बात नहीं, दूसरा है। तो मुझे उस रिस्पेक्ट में लगा कि बैंकिंग मैं कर सकता हूँ। 2021 में, उससे पहले मैं गेट और नेट का प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं क्विट करता हूँ, अब टोटली बैंकिंग का प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने फरवरी-मार्च से स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं वीडियो सर्च कर रहा था कि कौन सा सर क्या पढ़ाता है, तो ऐसे ही रिकमेंडेशन में आपका आया था पहले। ठीक है। अच्छा, वीडियो के रिकमेंडेशन में, मतलब आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा था? हाँ, तो अच्छा। लाइव ले रहे थे, तो उस टाइम वो टॉप 10 वाला नहीं था जी। तो हाँ, तब ले रहे थे, तो लगे कि ये सब थोड़े गुस्से वाले लगते, और रात के टाइम था। ठीक है, 10 बजे शायद, 11 बजे। हाँ। तो सो के देख रहा था। उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मुझे गो थ्रू करना था कि क्या है, कैसे पढ़ाना है। तो देख के बहुत इंटरेस्ट लगा पहली बात। तो फिर जब बनाने गया पजल, तो पजल बन ही नहीं रहा था, मतलब टाइम तो दूर की बात है अभी, तो जैसे, तो तब पजल नहीं बनता था। तो फिर 2-3 महीने बाद देखा आपने वो टॉप 10 वाला सीरीज शुरू किया, तो उसमें भी देखता था बाकी लोग तो इतना स्पीड में कर ले रहे हैं। पहले भी देखता था क्लास में, जब स्टार्ट हुआ देखता बच्चे लोग इतना मतलब स्पीड में कर ले रहे हैं, मेरा तो स्पीड तो दूर की बात है, बनता ही नहीं। बिल्कुल। फिर वहाँ से मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जो भी हो वो प्रिपरेशन स्टेज बहुत अच्छा है, मैं ये बोलूँगा। हाँ सर, वो लाइफ अच्छा है। तो कैसे सुदीप्ता शुरुआत हुई कि आपने कहा कि गेट की आप तैयारी कर रहे थे? हाँ,
क्या ऐसा लगा कि नहीं बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इनिशियली दिक्कतें आपको कैसे महसूस हुई जब आपने बैंकिंग को शुरू किया? तो इनिशियली मैं थोड़ा बोलूँगा ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमने एमएससी से ही किया है तो हाँ, हो जाएगा तो मैथ्स मैथ्स हमसे। हाँ। मैथ्स इशू नहीं था, और मेरा सीबीएसई से था, तो मुझे लगा इंग्लिश भी सॉर्टेड है, तो मैंने ऐसे करके देखा, और रीजनिंग अच्छा लग रहा था, रीजनिंग भी बन जाएगा ऐसे लगा, तो रीजनिंग में मुझे लगा कि वर्क थोड़ा करना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली रीजनिंग मेरा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, मैथ्स से भी ज़्यादा रीजनिंग मेरा स्ट्रांग हो गया। फिर इंग्लिश को मैंने जितना लाइटली लिया था उतना लाइटली नहीं था, क्योंकि मेरा जो 2021 में आईपीएस या आरआरबी क्लर्क था, तो मुझे याद है कि प्री में 4 मार्क्स आए थे, और वहाँ से फिर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डेडिकेटेड था कि मुझे क्लास करना है तो करना है, कुछ भी इवेंट हो मैं अवॉइड करता था, या इवेंट होके भी आए तो वो मुझे एनी हाउ करना है, मतलब एक भी क्लास मिस नहीं किया आज तक, आपका तो मिस नहीं किया। और इंग्लिश भी, हाँ, एडिटोरियल जो सुबह होता था, थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा वो टायर्ड फील कर रहा हूँ, या उतना इंटरेस्ट नहीं लगता था, बट जब भी कोई टीचर का बात सुनो तो एडिटोरियल कर लोगे तो वहाँ से वो कैप रीच, मतलब सब कुछ बन जाएगा, एज अ प्रैक्टिकल बात है, सही लगता था, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं किया। तो फिर मैंने इंग्लिश के लिए दूसरा स्ट्रेटजी किया। हाँ, वो साल मेरा एक ही प्री निकला था, वो है आईपीएस पीओ, एक प्री नहीं निकला था, हर प्री मेरा 1 या 2 मार्क्स हार्डली छूट गया था। तो मुझे तब समझ में आया कि हाँ, वहाँ पे एक बात है मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फेस करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो कोई नहीं बताता, वो मैंने फेस किया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक है टेक्नोलॉजी, हम लोग मोबाइल से जब मॉक देते हैं तो मतलब बहुत क्विक स्वाइप कर हो जाता है, और उससे मतलब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो बहुत जिनके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर नहीं भी हो, बिफोर एग्जाम मैं बोलूँगा 1 वीक पहले उनको देना चाहिए कंप्यूटर में देना चाहिए। इवन आपने बताया भी था कि मार्क्स पहन के देना, ताकि वो वाला फील आए, ठीक है। तो फिर मैं वो पहला जो साल था 2021 में निकला था, तो मुझे वो फील हुआ कि मेरा वहाँ पे तो मेरा 5 मिनट पहले बन जाता था, यहाँ पे 5 मिनट मतलब डिले, मुझे लग रहा है कि वो गैप जा रहा है। तो तब समझ में आया कि मैंने कंप्यूटर में दिया ही नहीं है मॉक, तो वहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है, बट वो सोचते सोचते मेरा 2-3 एग्जाम निकल गया था। तो इनिशियल लेवल पे सुदीप्ता, सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी, जैसे आपने कहा कि मैथ्स में आपका एमएससी था तो ऑलरेडी एक कमांड, सीबीएसई भी आपने किया था, तो इंग्लिश भी आपने कहा कि नहीं इंग्लिश उतना भी नहीं था, तो इनिशियल लेवल पे जो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की जो तैयारी होती है वो आपने कैसे करी? जीए को कैसे आपने फोकस किया, और क्या क्या चैलेंजेस आए? और वो स्टूडेंट जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, जीए में प्रॉब्लम होती है, आपके लिए उनकी एडवाइस क्या होगी कि इन सब्जेक्ट को कैसे हम इनिशियल लेवल पे तैयारी करके बेस्ट कर लें? पहली बात है तो हम लोग को टारगेट पता होना चाहिए कि क्या है उसमें, सिलेबस क्या है, क्योंकि रास्ता पता होगा तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे। तो मुझे लगता है पहले वो डेडिकेशन चाहिए, वो अंदर से आएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे करना है। तो ऐसा नहीं है कि सोर्सेज की कमी है, सोर्सेज बहुत है, और ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि मेंटर होगा कि वो स्टूडेंट मतलब अपने सेल्फिश के लिए वो पढ़ाते होंगे, हमेशा स्टूडेंट के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे आप करते रहते हो। सबसे पहले वो टॉप 10 वाला जैसे किए थे, वो सच में मेरे लिए वो सबसे इफेक्टिव था, इवन काफ़ी बाकी स्टूडेंट भी मानेंगे। क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि वो टॉप 10 का जो एक कॉन्सेप्ट था, कितना इम्पैक्ट किया एक स्टूडेंट के लिए पजल में स्पीड बनाने में या रीजनिंग में कमांड करने में? सबसे पहले तो वो जो आइडिया आपने लाया था, हर क्लास में कोई भी अगर रीजनिंग का मैं बोलूँगा तो उसमें 3 या 4 ही पजल बनते होंगे मैक्सिमम, बट सर के क्लास में 1 घंटे में मिनिमम 13-15 पजल बन ही जाते हैं, और वो भी अच्छे लेवल के, ऐसे नहीं कि क्लर्क लेवल के, पीओ लेवल वाले बन जाते हैं, वो भी स्पीड विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब ये सच में एक में अचीवमेंट है। तो वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मैं तब कोशिश करता था, मेरा नहीं बनता था, तो मैं सर को बोलता था कि सर मेरा नहीं बन रहा है। फिर वहाँ पे आरओसी थी, वो हमेशा टॉप करती थी, मेरा ये मन था कि उसको तो बीट करना है। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस जरूरी है अपने माइंड में, क्योंकि अगर तुम खुद को अगर जितना
वो जितना सप्रेस करोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या वो मुझसे बेटर है, अगर ये तुम मान के थक जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा वो जो गोल या एक डेडिकेशन वो होना चाहिए। और हाँ, सबसे ये एक डिसिप्लिन ही है जो हमें फोकस रखता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अभी मैं नहीं हूँ बट मैं कर सकता हूँ। वो अपने आप अंदर वाइब्स आ जाता है कि हाँ अभी नहीं है बट मैं कर सकता हूँ, उतना मेरे हाथ में है ये। तो वहाँ से मैंने जब कोशिश किया तो देखा हाँ वहाँ पे भी टॉप 5 आने लगा। फिर टॉप 1 के लिए मैं भटकता था, टॉप 2-3 आ जाता था, मैक्सिमम 2 आता था, 1 नहीं आ पाता था। तो फिर वहाँ से मैंने बहुत कोशिश करके फिर आया। तो आपको लगता है कि मुझे वो टॉप 10 जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए और एग्रेसिव करना चाहिए और बेटर वे में करना चाहिए? बिल्कुल सर, वो टॉप 10 तो एकदम क्या बोलूँ, मतलब एकदम टॉप 1 है आइडिया जो, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। और मैं बोलूँगा अगर वो कोई रेगुलरली ईच एंड एवरी डे, आप सोचिए ना 15 क्वेश्चन ईच डे, मतलब 440 पर मंथ, अगर वो खुद से भी बस बिना मतलब हाँ इसमें टाइम सेव बहुत होता है कि आपका सिर्फ क्लास कर लिया, एक्स्ट्रा रीजनिंग का पढ़ने का जरूरत नहीं है। इवन आपने ये मिसनेस क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पजल अभी पहले क्या होता था, पजल हार्ड लगता था, ये मिसलेस क्वेश्चन सबसे बन जाता था। बट अभी मतलब अभी पजल इजी हो गया है। पजल इतना इजी हो गया है कि हम लोग बोलते हैं कि सर और पजल लाइए और पजल लाइए। तो ये सच में सोचने वाली बात है क्योंकि पजल्स पहले एक, और हाँ वेटेज हमेशा पजल का ज्यादा रहता है, राइट, मिनिमम 20 मार्क्स तो रहेगा 35 में से, राइट। तो और अभी तो और भी पजल का लेवल जैसे बढ़ रहा है, आपका कंटेंट तो हमेशा से ही लेवल अप रहा, तो और आप हमेशा वेरिएशन लाते रहते हैं कि ऐसा नहीं कि सेम टाइप का पजल है, उसमें वेरिएशन बहुत लाते हैं। नहीं, मैं टॉप 10 कंटिन्यू करने वाला हूँ, लगातार टॉप 10 करूंगा और नए लेवल पे और यूनिक लेवल पे वो टॉप 10 मैं आपको देने वाला हूँ। सुदीप्ता, घर की परिस्थितियां क्या थी? मतलब जब आप इनिशियल लेवल पे तैयारी कर रहे थे तो मतलब हर किसी के साथ होता है, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट? तो कई चैलेंजेस हम देखते हैं। क्या घर की स्थितियां थी एंड जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप जरूर बताइए। एंड क्या बदलाव आपने देखे अड़ोसियों पड़ोसियों रिलेटिव्स के जो पहले के स्टेटमेंट्स होते थे और आज के टाइम पे, इन दोनों में कितना डिफरेंस देख पाते हैं? और क्या एक मैसेज देंगे उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाऊंगा मैं, इतनी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, अरे वो बार बार मना कर रहे हैं, अरे वो ऐसे बोल रही है, नहीं हो सकता मुझसे, एक प्रीलिम्स नहीं निकला, नहीं हो पाएगा मुझे। क्या आपका अनुभव रहा है? क्या आप बच्चों को मैसेज देंगे? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मम्मी पापा का सपोर्ट है। मैं बोलूंगा अगर मम्मी पापा सपोर्ट कर लिए, बाकी कोई भी हो कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। मेंटर क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, दैट्स मैटर ऑल। और हाँ कहते थे बट मैं वैसे बोल नहीं सकता बट हाँ मैं उस पर ज़्यादा मतलब भाव नहीं देता था क्योंकि हाँ आपका जो डेली मोटिवेशन भी आप कुछ ऐसे वगैरह में वैसे टाइप के बोलते थे, तो इवन हाँ मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो भी जाता था, आपसे ही बोलता था कि सर ऐसा हुआ है, तो सर बोलते थे, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि ये करो वो करो ठीक, 1 या 2 दिन में देखता हूँ उसी के रिलेटेड आप कुछ आर्टिकल लिख दिए, तो मुझे समझ में आता था कि ये इंडिकेशन मेरे लिए है, बट आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया था प्रिपरेशन टाइम, जब मैं डिमोटिवेट होता था कभी भी, इवन मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए कि हाँ तू जो चाहता है कर। जब फर्स्ट ईयर नहीं निकला, वो मुझे पता है कि किस वजह से नहीं निकला, कहाँ पे लैक हुआ, क्योंकि 1-2 मार्क्स मतलब माइनर मार्क्स से, तो वो मम्मी पापा को नहीं समझा सकता कि मतलब उसका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। मम्मी पापा को दिखेगा कि तुम उतने से लैक करो तो तुम्हें बेटर किसी मतलब इंस्टीट्यूट से कोचिंग या ऐसे लेना चाहिए, तो उनको मतलब मामा के घर से या जो भी हो आस पड़ोस से ये मतलब सुझाव मिला कि उससे ऑफलाइन कोचिंग दो। मुझे लगता है ऑनलाइन का ये सबसे बेनिफिट है कि टाइम एनर्जी बहुत बचता है। ऑफलाइन में मैं जाता तो पहली बात डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि दोस्त लोग बोलेंगे कि थोड़ा खा के आते हैं, वहाँ पे टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, ट्रैवल करने से थोड़ा एनर्जी जाता है। तो ये सबसे ऑनलाइन का सबसे
इम्पोर्टेंस पता चला कि हम लोग टाइम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रिपरेशन के टाइम, वो उसको हम सेव करके एफिशिएंट वे में हम लोग अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन कोई वर्किंग भी हो, उनके लिए भी ऑफलाइन कोचिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी ऑनलाइन से ही करते हैं और बेटर कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सुदीप्ता जो मतलब मैंने देखा है कि वी आर इंडिया से हैं हम, और आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में लैग करते हैं, कई एक अगर मैं देखूं तो। और ऐसा नहीं कि वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है बच्चे कहाँ इंग्लिश में गलती कर रहे हैं, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और ये स्टेप फॉलो कर लो तो इंग्लिश तुम्हारी बेहतर हो जाएगी? मैं एक बात कहूँगा, कोई भी बैकग्राउंड हो, बहुत कोई ये बोलता है कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। दैट इज सेल्फ एक्सक्यूज। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट तुम खुद को बुद्धू बना रहे हो। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है, वो तो सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें वो पता है कि तुम्हारा वो अच्छा नहीं है, कहाँ पे तुम वीक हो। किसी को अगर अपना मिस्टेक या पता रहे तभी वो उस पर वर्क कर पाएगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जब 4 मार्क्स आया, सोचिए, मतलब वो भी प्री में 4 मार्क्स से मैंने फिर आरबी असिस्टेंट में जब वो किया था तो मेरा 28 आया था आउट ऑफ 30। तो वहाँ तक, और भी बाकी एग्जाम्स में मेरा 25 प्लस भी आया है। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में मेरा वो डाउन था, तो मुझे समझ में, और मैं कंसिस्टेंट था, ऐसा नहीं है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, डेडिकेटेड हूँ, बट मुझे पता चला कि नहीं, जब एक अप्रोचेस से मेरा वर्क नहीं कर रहा, रोज एडिटर देख रहा हूँ, वही क्लासेस कर रहा हूँ, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहा, मेरा मार्क्स अगर वही लेवल में है, फिर चेंज एविटेबल है, चेंज करना चाहिए। और ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है या किसी और का स्ट्रैटेजी है उस पर वर्क करो, तुम अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हें वीकनेस अपना पता है, वीकनेस सबका अलग अलग रहता है, मिस्टेक अलग रहता है, तो हम अगर उस पर वर्क करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। जैसे मैंने रेगुलर क्लासेस से नहीं बना, फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि अब मॉक से करके देखता हूँ। इवन मैंने, ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश में और भी दूसरे टीचर का नहीं देखा, मुझे लगा ठीक है दूसरे टीचर का भी देखता हूँ, सेम रिजल्ट, मेरे लिए वर्क नहीं किया। मैं देखा जब मैं मॉक एग्जाम दे रहा हूँ, वही 12-13 मार्क्स, पहले तो आता था 4-5 मार्क्स, उससे 12-13 मार्क्स, तो 12-13 मार्क्स ही रह गया। मैं बोला दिस विल नॉट वर्क फॉर मी, तो मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैंने मॉक लगाया। मॉक में जब लगाता था तो वहाँ से मुझे पता चलता था कि इस सेक्शन में मेरा गड़बड़ जा रहा है। जैसे फिलर्स में मेरा यहाँ पे मुझे कंप्रेशन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन अच्छा था, रीडिंग सेक्शन जैसे 20 मिनट में मेरा अगर 7.5 से 9 मिनट भी ले लिया, फिर भी मैं बाकी चीज़ में मैं अपना स्पीड मैच कर सकता था, तो वो मेरा स्ट्रेटजी था। तो किसी का रीडिंग और फास्ट हो, वो और जल्दी कर सकता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता तो मैं करता था। और स्पेशली बायजू का तो जो मतलब जो रीडिंग सेक्शन का था उसका बहुत लेवल अप रहता था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था। तो रीडिंग सेक्शन में मैंने ये करता था, और बाकी फिलर्स और भी एरर करेक्शन में भी कुछ एरर्स होते थे। मैंने अब उसे सब्जेक्टिव वाइज किया, जैसे वर्ब, फिर टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तीनों पे ज़्यादा वर्क किया। टेंस का स्पेशली मैं देखा हूँ एग्जाम में अभी वो 120 रूल्स या ऐसे नहीं आते। अभी पूरा तुम्हें अगर वो कंसेप्ट पता है तभी कर पाओगे। और फर्स्ट ईयर मैंने वही किया था कि 120 रूल्स पढ़ लिया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो देखा नहीं हो रहा है, उसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है कि वो क्यों हो रहा है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है, तो डेट विल नॉट वर्क। तुम्हें वो फॉर्मूला का कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, उसका मेथड क्या है, एक्चुअल क्यों हुआ, वो अगर पता रहेगा तो तुम्हें क्लियर रहेगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए तुम कम से कम अप्रोच तो कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस जीए 40 मार्क्स का आता है, और बच्चों के बीच में बड़ी होड़ हो जाती है जब भी प्रीलिम्स क्लियर होता है। बड़े उनके अलग अलग होते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। और काफ़ी मैंने देखा है कि मैक्सिमम मेरे पास जो डाउट्स कभी कभी आते हैं कि सर जीए का एक शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एज अ पीओ, है ना। अभी आपने एक और एग्जाम क्रैक किया है, क्रेडिट ऑफिसर बने हैं अभी ये, सो बैक टू बैक इनके 2-3-4 एग्जाम्स हो गए हैं। एज अ पीओ जीए में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, और क्या सजेस्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो जीए में थोड़ा लैग करते हैं?
सबसे पहले तो हम लोग जीए को तभी हो सकता है जब प्री क्लियर होता है। हाँ। कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब मेंटर ढूंढते हैं और वो जो मैराथन सीजन, फिर जो भी वो बंडल जो भी मिलता है, क्वेश्चन मतलब जितना भी बैंक है, मटेरियल्स मतलब एनफ है, कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। बहुत जन का हो भी जाता है, जीए क्लियर हो जाता है, जिन लोग मतलब अच्छा कर पाते हैं या हो जाता है, बट वो प्रॉपर नहीं है। जीए हमेशा प्री से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी अगर मटके में भरो तब उतना नहीं लगता एफर्ट। अगर तुम्हें वही मटका उठा के फिर भरना पड़ेगा तो उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। तो डेली वो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, जीए में स्पेशली। मुझे बाकी सब्जेक्ट का मैं बोल सकता हूँ तुम कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर सकते हो। जैसे रीजनिंग आज नहीं हुआ क्योंकि मुझे मैथ में ज्यादा टाइम देना था, तो मैं कल रीजनिंग कर दूंगा, चल जाएगा। बट जीए ऐसा है, तुम एक दिन का डिले करोगे तुम्हारा और 100 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो जीए कंसिस्टेंट रखना चाहिए। और हाँ, जब स्टार्टिंग में मैंने जीए किया था तो मुझे वही था कि पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बट मुझे मतलब एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं है जीए। और वही होता भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट हो। इंग्लिश में बस तुम्हें निकालना है, ये है। बट जीए में ऐसा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस में। तो मैंने क्या किया, जो भी स्टैटिक्स में थे, मतलब कासा राफा, जो भी स्टार्टिंग फंडामेंटल जो है जो बैंकिंग अवेयरनेस का, तो मैंने वहां से पहले शुरू किया कि ये टर्म होता है। तो अब उससे रिलेटेड जब न्यूज़ आने लगे तो वो टर्म तो मुझे पता है, तो उससे मुझे एक क्यूरियोसिटी हुआ कि हाँ इसमें क्या हुआ है। तो वो रिटेन ज़्यादा रहता था कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, तो इंटरेस्टिंग है, ये मुझे आ जाएगा, तो मतलब रिटेन हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम मैं जब फर्स्ट ईयर जब मैं प्रिपेयर किया था 2 साल हुआ, तो 2021 में मेरा मतलब वही जीए मैं आफ्टर मेंस ही पढ़ा था, तो तब नहीं बन पाया था। वो ऑब्वियस है, शुरू से पढ़ना चाहिए, शुरू से पढ़ना चाहिए, मुझे रियलाइज हुआ। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं जब शुरू से पढ़ा तो मुझे जो पहला एग्जाम मेंस का गया था तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे भी कुछ कमी है। तो उसके बाद मैंने वो जो स्टैटिक अवेयरनेस मतलब एज ए बैंकिंग अवेयरनेस है उसको पहले पढ़ा। तो पहला है कि अपना बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा अगर बढ़ा लो तो इंटरेस्ट आने लगेगा, और विदाउट इंटरेस्ट तुम कुछ भी पढ़ने जाओगे तो वो एक प्रेशर करेगा। तो इंटरेस्ट आने के बाद वो रिटेन ज्यादा रहता है। राइट। तो आपकी पूरी जर्नी में सुदीप्ता, अर्पित सर का आप क्या योगदान देखते हैं? सर कितना योगदान था, चाहे वो जर्नी की बात हो या फिर लाइफ के भी लेसन्स की बात हो, कितना आप इसको योगदान मानते हैं और किस तरह से आप देखते हैं अपनी सफलता में मेरा योगदान? मतलब एज ए जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट मम्मी पापा के बाद मतलब अर्पित सर ही थे एक्चुअली बोलूँगा। मम्मी पापा को भी पता नहीं था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस तनाव में हूँ या मैं क्या फील करता हूँ। मैं कभी शोकेस नहीं करता था। तो सर एकदम मतलब वो सब चीज़ सुनते थे और मतलब अच्छे से हैंडल भी करते थे। सबसे अच्छी बात है कि सर को मैं बताता था कि सर मुझे ये चीज़ बहुत डिमोटिवेट कर रहा है ये। तो सर हमेशा मोटिवेशन मतलब, और ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन है, वो लाइफ लेसन है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है पहली बात जो। और हाँ सबसे अच्छी बात है कि जो रेगुलर इवेंट होते रहते हैं कि आस पड़ोस ने ये बोला या ये मेरे साथ हुआ, तो वो सर एनालाइज करते हैं कि ये सब बच्चों के साइकोलॉजी में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सर अपने थॉट्स आर्टिकल्स लाते थे। तो वो मेरे लिए एज ए हीलिंग पावर हुआ था, क्योंकि जब पहला अटेम्प्ट में नहीं निकला तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे लगा कि नहीं मैंने शायद गलत डिसीजन लिया, तो मुझे चेंज करना चाहिए। तो फिर लगा नहीं, जब मैंने 1 साल इतना इसके लिए बर्बाद किया, अब तो ये लेके जाऊंगा मैं। तो फिर सर के वो थॉट्स हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट करते रहे कि एज ए लाइफ लेसन कैसे इंसान तुम्हें अप्रोच। जैसे सर ये हमेशा बोलते थे कि एक तो प्रिपरेशन के टाइम कंसिस्टेंसी रहो, और बाकी
कोई कुछ अलाना फलाना कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत दो, अपना फोकस अगर रहोगे तो तुम कर जाओगे, क्योंकि लोग कहेंगे, लोग अच्छा करने, हाँ सर ये बात अच्छा लगा था कि जो क्रिटिसाइज लोग अच्छा होने से भी कहेंगे और बुरा होने से तो बोलते ही हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगा, और सर बोले थे कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आफ्टर अचीविंग, मतलब पीओ बन जाओ या जॉब मिल जाए, स्ट्रगल हमेशा रहेगा, बट उसको मतलब हैंडल करने का या अप्रोच करने का जो नज़रिया है वो डेवलप होता है। स्ट्रगल हमेशा बढ़ेगा, बट तुम्हारा जो उसके साथ बैलेंस है तुम्हारा उसको अप्रोच करने का, वो डेवलप मतलब होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मैं मोटिवेशन थॉट्स तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, सर डेली आता था, तो मतलब काफ़ी, और हर क्लास से पहले सर थोड़ा मतलब रियल लाइफ में बोलते थे कि ये बात है तुम ये चीज़ करो, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट करता था। सर के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सर को उतना पता नहीं चलता था, बट एज अ स्टूडेंट मैं फील करता हूँ कि मेरे लिए वो मतलब ऐसा एक मतलब मोटिवेशन है, जिस टाइम मैं एकदम इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गया कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाऊँगा, तो विदाउट सेइंग टू सर द जो भी प्रॉब्लम था, सर उस पर कुछ ना कुछ थॉट्स ला ही देते थे, और मैं खुल के सर को बोलता था कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सर बोलते थे, मतलब अच्छे से गाइड करते थे और हमेशा पॉजिटिविटी दी है सर। चलिए, सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे क्लास ज़रूर करिए, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और खुशी होती है मुझे एज अ टीचर कि मेरे लाइफ के भी अपने अनुभव रहे हैं और मैं इन बच्चों से केवल अनुभव ही साझा करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम तो संसार में हमेशा रहेंगे, सॉल्यूशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप के खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे। हमेशा घर की परिस्थितियां हमेशा रहती हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम हमेशा होती हैं, सॉल्यूशन आप क्या दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और मुझे खुशी है कि ऐसे बच्चे जो है उन चीज़ों को समझते हैं, जिंदगी में बेहतर करते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनके अलावा 10 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। सिलेक्शन तो एक ही का हुआ ना। क्या प्रॉब्लम थी? डिसिप्लिन। क्या प्रॉब्लम थी? कंसिस्टेंसी। क्या प्रॉब्लम थी? रेगुलरिटी। क्या प्रॉब्लम थी? विल पावर। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से आप क्या लैक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 बच्चे हैं, एक ही सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि रीजन क्या है, क्यों करना है, क्यों सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, और उसका परिणाम है कि आज आप सेलेक्ट होकर यहां पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। सो सुदीप्ता, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड वो सारे सवाल जो एक स्टूडेंट के हो सकते थे वो सब मैंने आपसे पूछने की कोशिश करी। बहुत अच्छा लगता है कि आज वो बच्चे जो कभी खुद गाइडेंस की जिनको नीड होती थी, आज वो गाइडेंस कर पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बधाई दूंगा सुदीप्ता। तो सुदीप्ता, मेरा आपसे सवाल ये था कि बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं, हम सभी को देख ही रहे हैं, तो वो क्या एक आपकी एडवाइस होगी, एक मंत्रा होगा जो बच्चे ये जान जाएं कि नहीं यार, ये तरीका अगर मैं अपनाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस ये चीज़ें करनी है, इन चीज़ों को प्रोसीड करना है, क्या मंत्र आपका होगा? मैं खुद के लिए वो करता था, जैसे डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। क्योंकि डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि एक जब हम एग्जाम दे देते हैं तो उसके लिए एक हमेशा वो रहता है, एंग्जाइटी रहता है कि कब उसका रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, और वो 2-3 दिन मतलब पूरा वेस्ट हो जाता है एग्जाम के बाद। फिर रिजल्ट से पहले तो और होता है, क्योंकि वहाँ पे अफवाहें और भी आती रहती है। तो मेरा ये था कि ये एग्जाम दे दिया, इसको भूल जाओ, जो आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास दूसरा नेक्स्ट एग्जाम है, उसके लिए अब प्रिपेयर करना है। राइट। तो ये अगर फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन हम कम होंगे और ज्यादा बेटर वे में हम फोकस रह के एक से एक बेटर हम एग्जाम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे यही उलझ जाते हैं कि हम
मतलब एग्जाम दे दिए, सर ये क्या होगा, सर इसमें मेरा अच्छा नहीं गया। तुम अगर लोगों को अपना दुख बताओगे या जो भी है अपना, ये मेरा गलत हो गया, ये मुझे पता था, वो खुद पे रखो। ये मिस्टेक्स हुआ था, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, अब अगला एग्जाम है उसको फोड़ना है। तो मुझे ये हमेशा लगता है कि जो हमारे अभी हाथ में है एट प्रेजेंट, वो एग्जाम तो चला गया, वो मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम जो है उस पर मुझे वर्क करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल एग्जाम्स रहते हैं, वहाँ पे प्री खत्म हो गया, दूसरे का मेंस भी है, तो उसको भी इसी तरह ये दोनों मेरे हाथ में है, इसी दोनों पे वर्क करना है। बाकी प्री का रिजल्ट या मेंस का रिजल्ट, वो रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। राइट। हमेशा नेक्स्ट एग्जाम्स जो है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और फुल्ली फोकस होके क्लियर कर सकते हैं। राइट। तो सुदीप्ता, कौन कौन से एग्जाम आपके अभी तक क्लियर हुए हैं और अभी आप कहाँ पे हैं? सर इस साल तो पूरा जितना भी प्री था, सिर्फ आईपीएस क्लर्क एक ऐसा एग्जाम है, पिछले बार भी मेरा 0.5 से रुका था, इस बार भी 0.5 से प्री लीग। ठीक है, बाकी सबका मेंस मतलब प्री लीग क्लियर हुआ है। इवन सिट बी ग्रेड बी का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसका भी नहीं हो पाया फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है। फिर इस बार हुआ है जो आईपीएस पीओ और क्रेडिट ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया का, जो स्केल 1 ऑफिसर का है। बस ये दोनों हुआ है, फाइनल सिलेक्शन ये दोनों। तो अभी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ काम कर रहे हैं? जी सर। और क्रेडिट ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया में आप पोस्टेड, मतलब अभी आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ, उसका कॉल लेटर आने वाला है। तो अब इनकी प्लानिंग जो भी होगी वो यही जाने, है ना। मेरी शुभकामनाएं होंगी कि ये अभी पीओ में रहें या फिर सीईओ को ज्वाइन करें। लेकिन खुशी होती है बहुत, जैसे इन्होंने बताया कुछ मार्जिनल अंकों से ही इनके कुछ एग्जाम्स जो है वो नहीं निकल पाए, बाकी में उन्हें बहुत अच्छे से फोड़ा हुआ है। आई होप आज आपको सुदीप्ता भौमिक की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सुदीप्ता, बहुत अच्छा लगा यार आप आए। थैंक यू सर। और बहुत दूर से आए हैं आज, ही इनसे समय हमने लिया फाइनली, और खुशी थी। मैंने इनसे बोला भी था कि अपनी मम्मी को भी लेके आइएगा, तो मम्मी का कुछ तो था इसलिए नहीं आ पाई। बट सुदीप्ता, थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू सर। मुझे ये बहुत फॉर्चुनेट हुआ कि आपसे मिलना था, मत ऐसे सडन प्लान करके मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमेशा से मेरे लिए अगर बहुत सारे मेंटर आए, ऐसा नहीं है कि स्कूल में भी मेंटर थे, एक ना एक रहता है, रिमार्क रहता है कि ये मेंटर मेरे लिए गेम मतलब लाइफ चेंजर था, और वो है आप। मतलब एज ए पेरेंट्स, जैसे वो समझ नहीं पाते कि बच्चा कहाँ पे फेस कर रहा है, क्या एक्चुअल इशू है रियल लाइफ में। ठीक है, हम प्रॉब्लम तो बता सकते, बट सॉल्यूशन उतना कंफर्टेबली पेरेंट्स वो नहीं समझ पाते, वो वाइफ नहीं समझ पाते। बट सर हमेशा एज अ स्टूडेंट सोचते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं कि बच्चा ये समझता है, और मैं हमेशा से सर का बात माना हूँ कि हाँ, सर ने बोला है तो ये करना होगा। और हर बात सर का मतलब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल रहा है। चलिए, खुशी है हमें इस चीज़ की कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बच्चों के लिए बहुत काम आते हैं, और ये बहुत खुशी है कि ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जो अच्छी पोजीशन को डिजर्व करते हैं वो इन बातों को समझते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी एग्जाम्स अभी आप टारगेट कर रहे हैं, है ना। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को शुरू से जब आप स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस सिखा दीजिए बस। चलिए, मैं जिंदगी का एक मंत्र देता हूँ, किसी को आपको सफल करना है या किसी पे आप चाहते हैं कि एक बार मेहनत करके आप आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा मेहनत करके प्रोसेस सिखा दीजिए। एक बार बच्चा प्रोसेस समझ जाएगा तो वो हमेशा उस प्रोसेस को ही फॉलो करेगा। अब अगर ये ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद अब ये मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनको अब तरीके पता है कैसे इन्हें करना है। या अगर ये सिट बी नाबार्ड देख रहे हैं तो इनको तरीके पता है कि कैसे करना है। इनिशियल लेवल पे वो इनका हो गया है, जिसकी मुझे खुशी है कि अब ये आगे 2 गुनी 4 गुनी तरक्की जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो भविष्य के लिए सुदीप्ता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अच्छा करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, थोड़ा सा मेरा भी नाम रोशन कर दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल। सो ये थे आज के सेशन में सुदीप्ता भौमिक, जिनकी स्टोरी हमने सुनी। मुझे भी बहुत मजा आया बात करके। कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अर्पित सर रीजनिंग PW आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलेंगे किसी और सुदीप्ता भौमिक से, उनकी भी स्टोरी को समझ रहे होंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि सफलता कैसे पाई जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सेशन को भी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।